जय हिंद साथियों। अगर आप अपने एसएससी जीडी की तैयारी को परखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है, तो मैं कहूंगा कि ये 100 सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। इन 100 सवालों में से देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हो पा रहे हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि तैयारी का लेवल आपकी कहां तक पहुंच चुका है, कितनी आपकी तगड़ी तैयारी हो चुकी है। तो साथियों, इन 100 सवालों में से तकरीबन तकरीबन 35 के आसपास सवाल आपको बिल्कुल सही करना है, यानी कि 100 में से 35 सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो साथियों बिल्कुल थोड़े से सिंपल टाइप के मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या आपका लेवल है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद देखिए, आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अगर आप सोच रहे कि अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो साथियों अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। क्या प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जिनका आंसर यहां पर सी था, बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि महाबोधि मंदिर साथियों ये कहां पर है। तो ये तो साथियों बोधगया में। कहां पर है महाबोधि मंदिर? बोधगया में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि छिपकली के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है, बताइए। तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है साथियों, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है छिपकली के अध्ययन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पेस मेकर किससे संबंधित है, बताइए। तो ये साथियों अगर बात करती है हृदय से संबंधित होती है, हार्ट से संबंधित होती है क्या पेसमेकर, और ये कई बार सवाल भी आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए परीक्षा से पहले पहले साथियों आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। मैं कहूंगा अगर आप इन पीडीएफ को तैयार कर लेते हैं, इन पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्जाम साथियों 100% निकल जाएगा। देखिए, मैंने पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये पीपीटी पूरी टीम के द्वारा बनवाई है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है साथियों एसएससी जीडी की परीक्षा में कहां से सवाल लिए जाते हैं, तकरीबन 50% सवाल कहां से लिए जाते हैं, जो एसएससी जीडी के पिछले पेपर हो चुके हैं। जैसे कि अभी फरवरी 2024 में जो पेपर हुए थे, ये समझ लीजिए वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। तो ये पिछली शिफ्टों का सलूशन आपको दिया जा रहा है। इन शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो हिंदी के हैं, जो जीके के साथ, तो इनको आप पढ़िएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली पीडीएफ में आपको दी जाएगी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछली शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। दूसरी पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, यानी कि जैसा अगर आपका पेपर आता है वैसे साथियों ये पूरे पूरे मॉडल पेपर बनाए गए हैं चारों सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन के साथ। और करंट अफेयर में आपको बहुत दिक्कत आती है, इसलिए साथियों करंट अफेयर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं 1000। मेरा मानना है कि जो भी आपके पास से 6 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो इसी पीडीएफ में से साथियों आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत महंगी नहीं रखी, 100 200 300 नहीं रखी, सिर्फ 45 रुपए, ताकि हर बच्चा इसको साथियों लेकर अपने एग्जाम को क्रैक करे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा तरीका इसको लेने का है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से भी ये पीडीएफ आप साथियों परचेस कर सकते हो और वहां से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जब आपका पेमेंट कट जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों इस 8वें नंबर के सवाल की, करके पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है। तो मैं कहूंगा ये तो नेपाल में। कहां पर है साथियों? नेपाल में है। अगला देखिए, यानी कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ। तो यह सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो 1947 में साथियों ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। साथियों ये सुपर फास्ट क्लास है, यानी कि तुरंत सवाल आप देखिए और तुरंत उसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साथियों इसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनका एक तरीके से उनको आप लोग तैयार कर लीजिए क्लास में ही। कह रहे कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो ये तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। जब आर्थिक आपातकाल लागू करना होता है तो कौन लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 कम से कम आपको याद रखना है। अनुच्छेद 1 में क्या जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया। तो आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया साथियों, 1942 में किया गया आजाद हिंद फौज का गठन, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगी हुई है। तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगी हुई है, यह आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि जो एक्सरे है ना, एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया। तो एक्सरे की अगर बात करते हैं, एक्सरे का आविष्कार साथियों WC रोएंटजन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रोएंटजन के द्वारा किया गया। माउंट किलिमंजारो ये कहां पर स्थित है, तो ये आपसे सवाल अगर साथियों पूछा जाए तो ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, तंजानिया में स्थित है। साथियों देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। यानी कि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं उसका आंसर आपको बता रहा हूं, ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। ये आपको मालूम पड़ रहा हो या साथियों ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन जब आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, जब यही सवाल साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तब आप कहोगे साथियों कि क्लासेस से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मतलब इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे जितने क्वेश्चंस अगर आप सही तरीके से कर देते हो तो आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, तो 1948 में साथियों इसकी स्थापना की गई। उसके बाद देखिए कह रहे कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, यानी कि गोल्डन गर्ल पुस्तक की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखित है, ये साथियों PT उषा के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवकों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी, थोड़ी ना फाइकोलॉजी भी नहीं साथियों, माइकोलॉजी कहा जाता है। इनके कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, तो यहां पर अगर बात करें भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट था। क्या साथियों, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है करके टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है, बताइए। मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, ग्वालियर में। तो मैं कहूंगा ये तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता में। क्या टीपू सुल्तान मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो यह कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि जड़त्व का नियम साथियों किसके द्वारा दिया गया, बताइए। तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था साथियों, ये तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा जड़त्व के नियम को दिया गया था। फूलों की घाटी साथियों कहां पर स्थित है, बताइए। तो फूलों की घाटी की अगर हम बात करते हैं तो यह कहां पर स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप क्वेश्चंस को काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस के आप जवाब बिल्कुल सही दे पा रहे हो। ठीक है, फिर साथियों खुद को आंकिएगा, खुद को नंबर दीजिएगा 100 में से, क्योंकि ये टोटल 100 सवाल होंगे और 100 बुनियाद वाले सवाल हैं, यानी कि बुनियाद को मजबूत करने वाले। और ये सवाल आते आते हैं, भले कम आए, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए हर बार मैं बताता हूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, मान लीजिए आपका 100% पेपर है, तो 100% पेपर में साथियों क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। 60% की अगर बात करें तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एक तरीके से बात करें। लेकिन जो एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, लगभग साथियों 25 से 30% की अगर बात करें तो ये साथियों मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इनको ना ज्यादा सिंपल कहा जा सकता है ना ज्यादा हार्ड कहा जा सकता है, ये बीच के क्वेश्चंस होते हैं। और साथियों 10% आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम का यही होता है, मेंटेनेंस को लेकर चलता है साथियों हर एक एग्जामिनर। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इन 60% क्वेश्चन को सही कर दो, इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, और उसके अलावा इन 30% क्वेश्चन को सही कर दो, इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो 80% स्कोर तो आपका वैसा ही हो गया। सिलेक्शन के 100% साथियों चांसेस आपके बन गए, अगर आप इन 10% क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को हाथ भी ना लगाओ, इनको अटेम्प्ट भी ना करो।
बच्चा क्या सोचता है, बच्चा इन क्वेश्चंस के पीछे भाग रहा है, लेकिन सिलेक्शंस तो इसमें छुपा ही नहीं है। सिलेक्शन तो आपका सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो हमेशा आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो और पढ़े हुए, वो कोई भी क्वेश्चन हो, जीके के हो, करंट अफेयर के हो, रीजनिंग मैथ किसी के भी हो साथियों, आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है ना। चलिए, तो ये रूल आप लोग जरूर फॉलो करेंगे और जो पढ़ाया जाए उसको साथियों अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। अभी कुछ समय है, कुछ दिन है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका निकल जाएगा। और उसके अलावा हमारी एक डेली क्लास होती है साथियों। क्या उसमें हिंदी के 20 सवाल होते हैं, जीएस के 20 सवाल होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन आपको करवाता हूं डेली क्लास में। ठीक है, इस क्लास को साथियों जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक बार में चारों सब्जेक्ट का रिवीजन होता है। सभी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस में लाता हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि साथियों कह रही है अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था, तो संघमित्रा को भेजा था। किसे भेजा था साथियों, संघमित्रा को भेजा था। उसके बाद देखिए, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को, क्या किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को साथियों राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना साथियों कब की गई थी, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कह रहे कि माले किस देश की राजधानी है, तो माले मां से हो जाएगा साथियों, माले और मां से हो जाएगा मालदीव। यानी कि माले किस देश की राजधानी है, तो मैं कहूंगा मालदीव देश की राजधानी क्या है, माले है। राइट आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, पीडीएफ आपसे साथियों, जैसे कि ये आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से पीडीएफ ही तो है। तो इस पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे बताइए। प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो साथियों मैं कहूंगा कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की जब हम बात करते हैं तो बेसबॉल है। क्या अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों, बेसबॉल है। उसके बाद देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक साथियों कौन थे, तो मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ही फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। औरंग नेशनल पार्क साथियों कहां पर स्थित है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, असम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि औरंग नेशनल पार्क साथियों ये कहां पर स्थित है, तो असम में स्थित है। अगला देखिए, कह रहे कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ही भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल कह रहे कि दिल्ली में स्थित जो जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर को साथियों, दिल्ली में जंतर मंतर को किसने बनवाया, तो महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही साथियों दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है, तो साथियों किस राज्य के, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है, तो ये तो साथियों यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु है ना, ये यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कहने के भारत का 29वां राज्य कौन सा था। देखिए, अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 29वें राज्य की अगर बात करें तो तेलंगाना था। इसलिए कुल मिला के अगर बाई चांस ये सवाल आ जाता है तो तेलंगाना आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गुरु शिखर आप लोग याद रखेंगे कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। अगला देखिए, कह रहे कि धन विधेयक कहां पेश किया जाता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो है ना, ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर साथियों, लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला देखिए, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई ठोस पदार्थ है, अगर वो गैस में परिवर्तित होने लगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ये भी आपसे साथियों सवाल कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध साथियों किस परियोजना का हिस्सा है, मैं कहूंगा चंबल परियोजना का हिस्सा है। आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साधु, मैं आपको बता दूं, देखिए रेलवे की अगर हम बात करते हैं ना, तो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की। ठीक है, आप लोग तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, जनवरी के लास्ट में आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि 58,000
पदों पर साथियों वैकेंसी वहां पर निकलेगी। तो इसमें भी आप लोग एक बार जरूर आवेदन कर लेना, लेकिन इसमें आवेदन करते समय एक बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है ना साथियों, वो ट्रैक मेंटेनर की आती है। ट्रैक मेंटेनर की अगर बात करें, जो पटरी होती है ना, पटरी जिस पर ट्रेन चलती है, ये लोग उनका मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना, उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो ये थोड़ा सबसे ज्यादा कठिन नौकरी कहलाई जाती है और सबसे ज्यादा मेहनत इसी जॉब में लगती है, ठीक है। तो आप अगर आप चाहते हैं ट्रैक मेंटेनर का काम आप कर सकते हैं, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना। लेकिन आप कोई अच्छी, मतलब कोई सही, जैसे कि मान लीजिए कोई विभाग है, ठीक है, उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल विभाग है, इलेक्ट्रिकल विभाग है, तो आप उसमें भर दोगे तो आपको उसके अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। छोटा मोटा जो सबसे छोटे काम होते हैं वो ग्रुप डी के बंदे करते हैं। तो आप ट्रैक मेंटेनर ना भर के आप उसको भर देना। वैसे मैं बता दूं कि ये काम मेहनत वाला है और इसकी वैकेंसी भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में ना, मई जून की गर्मियां जो होती है उसमें ये काम बहुत दिक्कत देता है साथियों, और ठंड में भी बहुत दिक्कत देता है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप अपना जब आवेदन आए तो उसमें देख लेना कि कौन कौन सी पोस्ट है, और आपके अकॉर्डिंग, आपके नजदीक आपकी पसंदीदा पोस्ट कौन सी है उसको आप फिल कर देना, ठीक है। चलिए खैर, अब इस सवाल की अगर बात कर लेते, कह रहे कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो यहां पर 61वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। यानी कि पहले साथियों अगर बात करें, मतदान कौन लोग दे पाते थे, जिनकी आयु 21 वर्ष होती थी, लेकिन एक 61वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और इसकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष साथियों कर दी गई। चलिए, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो मैं कहूंगा देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। उसके बाद देखिए, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत को क्या कहा जाता है साथियों, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, तो दीपा कर्माकर तो साथियों जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएंगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभारी भार जो होता है साथियों, वो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या साथियों शून्य हो जाएगा। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो साथियों व्यक्ति का भार, आभासी भार जो है ना, वो साथियों शून्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, तो इसमें से अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का साथियों क्रियाशील अधातु तत्व एक तरीके से साथियों सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, यानी कि एक ऐसी अधातु है, अधातु तत्व है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो श्रीधरन की अगर बात करते हैं साथियों, श्रीधरन को क्या कहा जाता है, श्रीधरन को ही भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो साथियों विश्व का पहला ऐसा देश कौन सा था, तो मैं कहूंगा भूटान था, जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद देखिए, करके इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये साथियों भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है क्या हो सकता है, इस सवाल का सही जवाब साथियों बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि एडम स्मिथ की अगर हम बात करते हैं, तो एडम स्मिथ क्या है साथियों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, 15 मार्च को ही उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में निर्माण की प्राप्ति की थी किसने, गौतम बुद्ध ने। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि 1 मिली बार बराबर होता है, तो 1 मिली बार की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 1 मिली बार किसके बराबर होता है, ये सही नहीं लिखा हुआ है साथियों, ऐसे लिखा होगा 10 की घात 2 पास्कल। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है 1 मिली बार।
उसके बाद देखिए कह रहे कि काला शीशा किसे कहा जाता है, तो काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, तो ये साथियों लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। कौन सी साथियों, चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था, ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा आपसे पूछी जा रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए करके टिटनेस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको साथियों धनुष टंकार कहा जाता है। क्या टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, टिटनेस रोग को धनुष टंकार कहा जाता है, धनुष टंकार कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए साथियों शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहा जाता था, पागा कहा जाता था। क्या साथियों, पागा कहा जाता था। उसके बाद देखिए कह रहे कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था, तो इस्लामी आचार विचार के कानून को एक तरीके से शरीयत कहा जाता था। क्या साथियों, शरीयत कहा जाता था। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि साथियों श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो साथियों चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ की अगर बात करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को ही साथियों मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे जयदेव किसके दरबारी कवि थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन, जयदेव की अगर बात करें तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला देखिए भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे, तो साथियों कौन थे, साथियों जॉर्ज पंचम थे। कौन थे, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। उसके बाद देखिए छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो साथियों सियोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियोफाइट कहा जाता है, यानी कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, सियोफाइट। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी कि जो गुजरात में खेड़ा के, यानी क्या गुजरात में खेड़ा जिला है, तो गुजरात में खेड़ा जिले के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। यानी कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है, तो साथियों ये एक घास के रूप में वर्गीकृत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दिल्ली अभी दूर है, ये बात किसने कही थी, ये कथन किसका है साथियों, ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। किसका, निजामुद्दीन औलिया साहब का कथन है, दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, तो ये साथियों वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख मंत्र है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कहा जा रहा है कि शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ साथियों अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है, यानी कि कौन जाने जाते हैं साथियों, एओ ह्यूम की अगर बात करें ना तो इनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शिमला का सन्यासी कहा जाता है। उसके बाद देखिए नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव साथियों कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भगत सिंह थे। कौन थे साथियों, भगत सिंह थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है, तो यहां पर अगर बात करें जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है, फॉसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, फॉसिल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर है, ये अफगानिस्तान में। क्या साथियों, पख्तूनिस्तान क्षेत्र ये कहां पर है, ये अफगानिस्तान में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए करके आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो एक तरीके से साथियों ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो लिस्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, लिस्टर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पूरे के पूरे यहां पर 100 सवाल हम लोग देखेंगे और ये सभी साथियों 100 के 100 सवाल आपको क्लास में ही साथियों तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होते जा रहे हैं। तो आप बस पूरे ध्यान पूर्वक इस क्लास को देखिएगा। तकरीबन 25 सवाल साथियों अभी और बाकी है। देखिए करके किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, वाटसन की बात चल रही है, यानी कि वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। अगला देखिए
यानी कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह का आविष्कारक की अगर बात करते हैं तो लैंडस्टीनर है। यानी कि ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो इसका आविष्कारक कौन है? लैंडस्टीनर है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें, इनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। अगला देखिए, कहने के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये साथियों डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कहने के हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग साथियों किसने किया था? तो इनका नाम साथियों मेयर है, और मेयर ने ही हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। उसके बाद देखिए, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में साथियों एपिथेलियमी ऊतक सहायक होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब की अगर बात करते हैं, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी आपसे पूछा जा रहा है साथियों वसामय ऊतक जो होता है ना, वसामय ऊतक है, ये शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? इसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो डीएनए की अगर बात करते हैं साथियों, डीएनए ही आप लोग ध्यान रखेंगे, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। अगला देखिए, कह रहे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल साथियों किसके द्वारा दिया गया? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा साथियों? गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो ऐसा क्या वजह होती है? क्या वजह होती है साथियों? आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा आनुवंशिकी विभिन्नता की अगर बात करें, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आनुवंशिक विभिन्नता की वजह से एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। या भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत साथियों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डी ब्रीस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या उत्परिवर्तन का सिद्धांत साथियों डी ब्रीस के द्वारा एक तरीके से साथियों प्रतिपादित किया गया था? अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है साथियों? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ये आपको याद रखना है, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि चप्पल की आकृति का जंतु होता है, यानी कि ऐसा कौन सा जंतु है जो चप्पल की आकृति का दिखता है? तो पैरामीशियम की बात चल रही है। पैरामीशियम आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों लिशमैनिया की अगर बात करें, तो लिशमैनिया आप लोग याद रखेंगे, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो लिशमैनिया है। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? तो साथियों 3 जोड़ी टांग होती है। क्या कीटों की अगर बात करें, कीटों में साथियों 3 जोड़ी टांग होती है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों स्तनधारी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष साथियों डंक में होता है। कहां पर होता है? डंक में होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। निद्रा रोग फैलाती है, यानी कि सीसी मक्खी की अगर बात करें तो यह निद्रा रोग फैलाती है। अगला देखिए, कह रहे कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है ना साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इकाइनोडर्मेटा, एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली। अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए साथियों उपयोगी नहीं है, मैं कहूंगा फीता कृमि आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है साथियों? ऑरिलिया की अगर बात करें तो ऑरिलिया को जेली फिश के नाम से ही जाना जाता है। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेंढक के लार्वा को साथियों टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? टेडपोल कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपकी क्लास चलती है, पूरे पेपर का हल होता है। ये तो जीके के 100 क्वेश्चंस आपने देखे, तो उस क्लास को साथियों अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम तक तो मैं कहूंगा पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों पीडीएफ आपको दी जा रही है, 3 पीडीएफ दी जा रही है। 3 पीडीएफ की अगर बात करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं।